अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो हांडा बुक का प्रेपरेशन सेशन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है हमने। उसके 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हम चौथा चैप्टर उसका कवर करेंगे, आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट में बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले इसकी थ्योरी है, जिसमें हम रेजिस्टिव सर्किट के रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कैपेसिटर के बारे में, इंडक्टर के बारे में, और उसके अलावा जो है वो कैपेसिटर और इंडक्टर आरसी सर्किट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, आरएल सर्किट के बारे में देखेंगे और आरएलसी सर्किट के बारे में देखेंगे। चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं। रेजिस्टेंस आपको पता है कि इन सीरीज़ रेजिस्टिव सर्किट इज़ द ओनली वन पाथ थ्रू विच द करंट कैन फ्लो। और इसमें ये होता है कि जो रेजिस्टेंस में आपका करंट और वोल्टेज होते हैं वो इन फेज़ होते हैं। कैपेसिटर कैपेसिटर इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ टू मेटल कंडक्टर प्लेट सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। कैपेसिटर हैज़ एबिलिटी टू होल्ड चार्ज दैट हैव बीन प्लेस्ड ऑन इट। अ चार्ज कैपेसिटर एक्ट एज अ वोल्टेज सोर्स। ये भी आपको याद रखना है कि जब भी कैपेसिटर एक चार्ज हो जाता है वो एज अ वोल्टेज सोर्स एक्ट करता है। अच्छा, ये आप चीज़ें आपने जो है वो आप अपनी बुक भी साथ रखा करें, ताकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको आप अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लें। जब भी आप चीज़ों को रिवाइज़ करें तो ये इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने एक दफ़ा लाजमी आपने देखा करना है, ताकि जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो भी आपके साथ साथ लेके चलना है इसको। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। W इज़ इक्वल टू 1/2 CV², और C इज़ इक्वल टू Q/V। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस इसके इक्वल है Q इज़ इक्वल टू चार्ज ओवर वोल्टेज के। इंडक्टेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल कंडक्टर आर कॉइल इंड्यूस EMF इन द कंडक्टर आर कॉइल इफ द सेम फ्लक्स फाइव लिंक्स ऑल n turns of the coil, then the EMF induced by a change in flux will be equal to n is equal to d phi over dt. When the change in flux links induce EMF in a wire or coil, the polarity of the induced EMF will be same as that of any current produced, but will develop the magnetic flux which oppose the original change in flux Lenz's law. एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फार्मूला आपने याद रखना 1/2 Li² के इक्वल होता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंपैरिजन करते हैं कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस में कैसे निकालते हैं V/R की रेशियो से। करंट जो है वो कैपेसिटर में कैसे होता है C इज़ इक्वल टू dV/dt से। चार्ज Q इज़ इक्वल टू CV के इक्वल होता है। और वोल्टेज जो है वो इंडक्टर में कैसे निकालते हैं L मल्टीप्लाई बाई dI/dt से। जो आपका रजिस्टर होता है ये अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ये जस्ट आपके करंट को रजिस्ट करता है। जो कैपेसिटर होता है ये अपोज एनी सडन चेंज इन वोल्टेज। जो आपका कैपेसिटर होता है ये चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है, करंट को अपोज नहीं करता। आरसी सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट निकालते हैं वो आरसी से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। कैपेसिटेंस को रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। जो आपका इंडक्टर होता है ये अपोज द सडन चेंज इन करंट, ये आपका जो चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, चेंज ऑफ वोल्टेज को इंडक्टर अपोज नहीं करता। और इसका टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ये L/R के फार्मूले से जब इसका टाइम कांस्टेंट हम निकालते हैं। उसके बाद जो आपकी एनर्जी होती है रजिस्टर में, ये डिसिपेट एनर्जी एज अ हीट होती है। ये निकालते कैसे हैं, P इज़ इक्वल टू I²R से, P इज़ इक्वल टू V²/R से जो पावर निकालते हैं। स्टोर्ड एनर्जी को लेकिन ये होता है कि आपकी जो रजिस्टर है इसमें एनर्जी स्टोर नहीं होती, इसमें बेसिकली पावर कंज्यूम होती है। स्टोर जो होती है कैपेसिटेंस होती है, इसमें एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने याद रखना, अक्सर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि कैपेसिटर में जो है वो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दो एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या होता है 1/2 CV² के। और जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका फार्मूला होता है 1/2 Li² के। आइडियल जो रजिस्टर होती है हैज़ फिक्स्ड रेजिस्टेंस होती है फॉर एनी इनपुट वोल्टेज। प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस विल हैव इट्स रेजिस्टेंस चेंज एज एट हायर वोल्टेज। आइडियल कैपेसिटर डिसिपेट नो एनर्जी। प्रैक्टिकल कैपेसिटर हैज़ लीकेज रेजिस्टेंस विच डज डिसिपेट अ सम पावर।
Ideal inductor has no resistance and dissipate no energy. Practical inductor dissipate energy due to its winding resistance and also due to its hysteresis loss in the core. जो resistance act as sum during transient interval and in steady state. Capacitor opposes the change in voltage during transient interval, act as open circuit in DC steady state. ये DC के लिए open circuit होता है. कैपेसिटर आपका inductor opposes changes in I during transient interval and act as short circuit in DC steady state. उसके बाद L and C सर्किट को डिस्कस करते हैं. ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है वो ये I इज़ इक्वल टू E ओवर XL से निकालते हैं जो करंट होता है इंडक्टर सर्किट में. XC कैपेसिटर सर्किट में I इज़ इक्वल टू V ओवर XC होता है. इंडक्टर का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है. कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो फैराडे होता है. XL इज़ इक्वल टू 2 पाई FL होता है. XC इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई FC होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला. ये आपने याद रखना है कि अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप रजिस्टर के क्रॉस दिया गया हो जो कि VR है और कैपेसिटर के क्रॉस दिया गया हो जो कि VC है, तो हम सोर्स वोल्टेज EV निकाल सकते हैं. किस तरह? रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका स्क्वायर, जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट जो है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है. ये RC सर्किट के लिए है. इसी तरह अगर हमने इम्पीडेंस निकालनी हो तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू Z होता है. ये इम्पीडेंस के इक्वल होता है. उसके बाद LR सर्किट है. LR सर्किट में भी हमने अगर सोर्स वोल्टेज निकालने हो तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का स्क्वायर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास सोर्स वोल्टेज के इक्वल आ जाएगा. तो ये फार्मूला जो है वो RL सर्किट में इस्तेमाल होता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसी तरह अगर अपनी इम्पीडेंस निकालनी हो RL सर्किट में तो R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो ये इम्पीडेंस के लिए इस्तेमाल होता है. और अगर RLC हो तो इसमें अगर हमने सोर्स वोल्टेज निकालने हो तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज का स्क्वायर, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का वोल्टेज माइनस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज और इनका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये सोर्स वोल्टेज आ जाएंगे RLC सर्किट में. अब इसके MCQs डिस्कस करते हैं. MCQs नंबर 1 है अ कैपेसिटर जो होता है वो ऑफर इजी पाथ टू AC बट ब्लॉक DC. क्योंकि कैपेसिटर आपका DC को जो है वो पास नहीं करता. उसकी रीज़न क्या होती है कि XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है. XC इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई FC. तो जब DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो XC इनफाइनाइट हो जाती है. तो इस वजह से जो है वो आपका कैपेसिटर जो है वो DC को पास नहीं करता. MCQ नंबर 2 है द यूनिट ऑफ इंडक्टिव एक्सेप्टेंस का जो यूनिट होता है सीमेंस होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है. MCQ नंबर 3 है ये न्यूमेरिकल है. ये बहुत दफ़ा MCQ NTS में आ चुका है कि इंडक्टर सप्लाइड अ 50 वोल्ट AC विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 kHz पास अ करंट ऑफ 7.96 मिली एम्पेयर. द वैल्यू ऑफ इंडक्टर निकालना है हमने. इसका सोल्यूशन देखते हैं. इसके लिए XL फार्मूला यूज़ होता है V ओवर IL. XL इज़ इक्वल टू 2 पाई FL और हमने L की वैल्यू निकालनी है इस MCQs में. MCQ नंबर जो है थर्ड का जो सोल्यूशन क्या है हमारे पास वोल्टेज गिवन है V इज़ इक्वल टू 50 वोल्ट है. फ्रीक्वेंसी 10 kHz है. करंट जो है वो 7.96 मिली एम्पेयर है और हमने इंडक्टर की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले जो है वो हम XL की वैल्यू निकाल लेंगे 50 ओवर 0.0096 क्योंकि यहाँ पे मिली एम्पेयर में करंट है. तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 6281.4. ये हेनरी आ जाएगी XL की वैल्यू. उसके बाद हमने इंडक्टर की वैल्यू निकालनी है XL ओवर 2 पाई F. तो ये हमने XL की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 पाई की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 10 kHz थी तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1000. तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इंडक्टर की वैल्यू आएगी वो 100 मिली हेनरी आएगी. तो ये MCQs आपने याद रखना है इसका सोल्यूशन क्योंकि ये MCQs बार बार NTS में आ चुका है. MCQ नंबर 4 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वैन ये भी अक्सर आ जाता है NTS. सेम एज ऊपर 3 नंबर 3 की तरह है.
when 100 milliampere alternating current with a frequency of 1 kilohertz flow in the primary of two coupled coil, the secondary voltage is 1 volt, the mutual inductance between the coil is, तो यहाँ भी हमने L की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमें जो है वो IL करंट गिवन है 100 मिली एम्पेयर, फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज़ है, वोल्टेज हमारे पास 1 वोल्ट हैं। तो XL की वैल्यू निकालते हैं 1/100 तो XL की वैल्यू 10 आ गई। तो XL इज इक्वल टू 2πfL, फार्मूले से L की वैल्यू निकालेंगे। तो L की वैल्यू इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.59 मिली हेनरी। तो ऑप्शन इसका ए आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 5 है, इन AC सर्किट द पावर इज़ कंज्यूम्ड ओनली इन, जो आपका AC सर्किट होता है जो पावर कंज्यूम होती है वो सिर्फ रेजिस्टेंस में होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस में जो पावर यूज़ होती है उसको हम वाट बोलते हैं, क्योंकि उसका जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। क्योंकि जब इंडक्टर और कैपेसिटर आ जाता है तो इसमें हमारे पास रिएक्टिव कंपोनेंट भी आ जाता है। तो रिएक्टिव कंपोनेंट में जो है वो पावर कंज्यूम नहीं होती, उसमें हम जो है वो वाटलेस कंपोनेंट, रिएक्टिव कंपोनेंट भी आ जाता है उसमें। 7 नंबर MCQs है, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट इज कनेक्टेड इनटू 220 वोल्ट 5 हर्ट्ज सोर्स, देन द बल्ब ग्लो इंटरमीडिएटली, तो वो जो बल्ब है वो फ्लैशिंग करेगा। 8 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू अ पैरेलल सर्किट, द करंट थ्रू एनी वन एलिमेंट इज लेस देन दैट ऑफ सोर्स करंट। 10 नंबर MCQs है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर NTS में आ जाता है। द कैपेसिटिव सेप्टेंस इज अ मेजर ऑफ, ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एबिलिटी टू पास करंट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एबिलिटी टू पास करंट, इसको हम कैपेसिटिव सेप्टेंस बोलते हैं। 11 नंबर MCQs ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटिव सेप्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ये सिमन से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। 15 नंबर MCQs है, एडमिटेंस इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ, ये इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडमिटेंस हम पैरेलल सर्किट में जो हम डिनोट करते हैं। 34 नंबर MCQs है, वाटलेस करंट इज़ पॉसिबल ओनली इन नॉन रेजिस्टिव, जो सर्किट होता है उसमें वाटलेस करंट होता है आपका, क्योंकि उसमें जो है वो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। देन MCQs नंबर 51 है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर क्या होती है, 0 एंड 1 होती है। देन MCQ नंबर 86 है, व्हेन AC फ्लो थ्रू इंडक्टेंस देन द करंट जो होता है वो आपका लैग करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। 93 नंबर MCQs है, व्हेन AC फ्लो थ्रू कैपेसिटर, जो कैपेसिटर में जो करंट होता है वो आपका लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। 95 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन साइन वेव द स्लोप इज़ कांस्टेंट नो वेयर, जो आपकी जो साइन वेव होता है इसकी जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो जैसे ही मैक्सिमम पे जाती है और वहीं से दोबारा डीके होना स्टार्ट हो जाती है। MCQ नंबर 120 है, द इंडक्टर अलो बोथ AC एंड DC टू पास, इसमें ये होता है कि जो आपका इंडक्टर होता है वो AC और DC दोनों को पास करता है, लेकिन आमतौर पे हम जो इंडक्टर में DC कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि जब हम DC कनेक्ट करेंगे इंडक्टर में तो उसकी सिर्फ रेजिस्टेंस ही उसका जो करंट लिमिट करेगी। तो अगर उसकी जो रेजिस्टेंस कम होगी तो उसमें से इनफाइनाइट करंट पास करेगा, उसकी वजह से जो इंडक्टर है वो आपका जल जाएगा। तो इसलिए हम आम तौर पे जो इंडक्टर को AC लगाते हैं, लेकिन DC भी पास करता है। अगर हमने फिर DC लगाएंगे तो उसके साथ एक रेजिस्टेंस भी लगानी पड़ेगी ताकि उसका जो करंट है वो लिमिट कर सके। तो इसीलिए हम ये भी कहते हैं ना कि हम ट्रांसफार्मर को जो है वो DC पे चला नहीं सकते। उसकी रीज़न यही होती है कि अगर हम ट्रांसफार्मर को DC पे चलाएंगे तो क्या होगा कि क्योंकि ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि XL होती है, उसकी इंडक्टेंस होती है जो कि करंट लिमिट करती है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो अगर आप हम उस क्योंकि और आपकी जो XL होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपकी जो AC में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। तो अगर हम उसको DC दे देंगे तो XL तो उसका हो जाएगा 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 है। और अब उसकी जो करंट लिमिट करेगी वो करेगी उसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस। और आपको पता है कि जो हम उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की जो रेजिस्टेंस रखते हैं ट्रांसफार्मर की वो बहुत कम रखते हैं ताकि उसके I2R लॉसेस ना हो। तो जब हम उसको DC कनेक्ट करेंगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा हैवी करंट फ्लो करेगा। तो हैवी करंट फ्लो करेगा तो हीट पैदा होगी तो आपकी जो वाइंडिंग है वो बर्न हो जाएगी।
उसकी वजह क्या हो गई कि उसमें एक्सएल नहीं थी, उसकी रेजिस्टेंस कम थी, उसको उसमें जो है वो करंट लिमिटिंग वाला फैक्टर ख़त्म हो गया। तो उस वजह से उसमें से जो है वो हैवी करंट फ्लो किया, तो हैवी करंट फ्लो करने की वजह से जो है वो आपकी वाइंडिंग बर्न हो जाएगी। तो इसलिए हम जो है वो ट्रांसफार्मर के साथ डीसी कनेक्ट नहीं कर सकते, या डीसी पे जो है वो ट्रांसफार्मर आपका वर्क नहीं करता। तो इस ये जो है वो चैप्टर हमारा तमाम हुआ। इसमें भी हम जो है वो 2 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट थे वो हमने कवर कर लिए। बाकी जितने भी हमने चीज़ें कवर की हैं वो थ्योरी बेस्ड थी, क्योंकि इसमें से थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज़ ही आते हैं मोस्टली टेस्टों में। तो इसलिए हमने जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकता है उसको, मतलब एक उसकी प्रैक्टिस के हवाले से इम्पोर्टेंट है। बाकी जो डिटेल में आरएलसी चैप्टर है वो बी एल थराजा में है। जब हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे बी एल थराजा का, तो उसमें हम आरएलसी को और थ्योरी जो है वो और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि इतनी डिटेल से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ हैं वो आरएलसी के बहुत कम हैं। जो चैप्टर नंबर 5 है बी एल थराजा का, तो उसमें ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे हम जो है वो जो आरएलसी की थ्योरी है इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे हमने सोर्स के वोल्टेज निकालने के लिए जो फार्मूले 2 देखे हैं, 3 देखे हैं, आरएल के, आरसी के और आरएलसी के, ये आपने याद रखने। ये एमसीक्यूज़ अक्सर आ जाता है एनटीएस में। वो क्या कहता है कि वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस रेजिस्टेंस इतना है, वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस इंडक्टर इतना है, तो आप सोर्स वोल्टेज निकालो। तो आप सिंपल क्या करेंगे, वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस का स्क्वायर, वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने फार्मूले यहाँ पे डिस्कस होंगे, और ये इसका एमसीक्यूज़ बी एल थराजा में नहीं है, तो ये अक्सर जो है वो एनटीएस में आ जाता है। तो ये आपने याद रखना है। तो अगर कोई एमसीक्यूज़ कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करें और हम उसका एक वीडियो बनाएंगे, तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।